नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की किरकिरी हुई है। अदालत ने तो अलग अलग मामलों में कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश ना करे। सीजेआई पीआर गवई ने तो ईडी से यहाँ तक कह दिया कि वह मुंह ना खुलवाए, नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करने को मजबूर होंगे। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है। अब आप देश भर में इस हिंसा को जारी ना रखें। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए, आपको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के संदेश देती हैं। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल ना करें। हम बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट को राजनीतिक लड़ाइयों का अखाड़ा ना बनाएं। कोर्ट ने ईडी को चेतावनी दी कि वह ऐसी कार्रवाइयों से बचे जो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जिन 2 मामलों में ईडी के खिलाफ टिप्पणी की, उसमें से एक मामला कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को मूडा मामले में दी गई राहत के खिलाफ अपील से जुड़ा है और दूसरा मामला ईडी द्वारा वकीलों को मुवक्किलों को सलाह देने के लिए भेजे गए समन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई सुनवाई से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पीएम पार्वती और राज्य के शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द कर दिया गया था। यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा द्वारा कथित तौर पर अनियमित भूमि आवंटन से जुड़ा है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर राज्य स्तरीय जनसुनवाई हो रही है। करीब 15 से अधिक जिलों से आए वोटर्स ने बताया कि उनको फॉर्म जमा करने में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। कटिहार के बरारी से आई रुकमा देवी ने बताया कि फॉर्म भरवाने के लिए हमें 100 रुपए खर्च करने पड़े। जब हम लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आंगनबाड़ी सेविका के पति ने बोला कि कर्ज लेकर भरवाओ। वहीं गया से आए शिक्षा कार्यकर्ता जगत भूषण ने बताया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा। पटना की रूबी देवी अपनी गवाही देते हुए रुआंसी हो गईं। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता जिंदा नहीं रहे, हम कहां से कागज लेकर आएं। राजधानी पटना में हो रही इस जनसुनवाई में सामाजिक कार्यकर्ता जयंत रेस, भंवर मेघवंशी, समाज शास्त्री नंदिनी सुंदर, टीएम दिवाकर, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश शामिल हैं। ये जनसुनवाई जन जागरण शक्ति संगठन, NAPM, भारत जोड़ो अभियान, कोसी नवनिर्माण मंच सहित कई संगठन आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। सदन स्थगित होने के बाद सांसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सदन में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने ही नहीं देते। मेरा हक है, मुझे तो बोलने ही नहीं देते। ये नया अप्रोच है। सदन में चर्चा के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहेंगे तो चर्चा तो होगी, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को इसकी अनुमति नहीं है। पहलगाम हमले पर चर्चा को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे के बाद फिर से शुरू हुई थी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे और करना चाहते हैं। हम इस पर सभी विवरण साझा करेंगे। ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम इसके विवरण पर बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने जिस तरह का ऑपरेशन किया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हर संभव तरीके से तैयार है। वहीं लोकसभा में किरण रिजिजू ने संसद में हंगामा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि अगर विपक्ष नाटक करेगा तो हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैसे चर्चा कर पाएंगे। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक बार फिर लोकसभा में भारी हंगामे के बाद कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की स्थिति पर सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हम विपक्ष ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। खड़गे ने इस घटना के संबंध में खासकर कथित खुफिया विफलता पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसे उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख और सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर भी चिंता जताई।
खड़गे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 बार कहा है कि मेरी मध्यस्थता से समझौता हुआ, तब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष थमा। ये देश के लिए अपमानजनक है कि एक बाहरी व्यक्ति इस तरह के दावे कर रहा है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन को एक्स पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि मैं कामना करता हूं कि संसद का मॉनसून सत्र सार्थक हो और इसमें समृद्ध चर्चाएं हों जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत की सैन्य शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि यह मॉनसून सत्र एक विजय उत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे 100% पूरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस मॉनसून सत्र में देश की प्रगति को बल देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उन्हें पारित करेगा। सभी सांसदों को उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को विजय उत्सव बताए जाने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि यह वास्तव में एक विजय उत्सव होता अगर अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम नहीं होता। उन्होंने कहा कि तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह विजय उत्सव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि 5 जेट गिराए गए। इसमें स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि जनता बहुत भ्रमित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 1:30 पर बांग्लादेशी एयरफोर्स का ट्रेनिंग विमान माइलस्टोन कॉलेज की इमारत से टकरा गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। प्लेन क्रैश की जानकारी मिलने के बाद बांग्लादेशी सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। हादसे में घायल हुए लोगों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में माइलस्टोन कॉलेज कैंपस से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। कॉलेज के छात्र भी भागते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक F-7 ट्रेनिंग विमान ने दोपहर करीब 1:06 पर उड़ान भरी थी और 24 मिनट बाद यानी 1:30 बजे क्रैश हो गया। हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक सीनियर अधिकारी ने घटना की पुष्टि की। हालांकि अभी तक दुर्घटना का कारण पता नहीं चल सका है। प्लेन क्रैश की वजह से घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोमवार को तीखे शब्दों में भाषाई असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सवाल किया कि क्या बंगाली भाषा में बात करना गुनाह है, क्यों रोका जाता है, क्यों टोका जाता है। सीएम ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में भाषाओं को लेकर विवाद बढ़ रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर बिहार की तरह बंगाल में भी बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश हुई तो टीएमसी उसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम घेराव करेंगे, हम वोट नहीं कटने देंगे। उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया। ममता बनर्जी ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि बंगाल की धरती ने रविंद्रनाथ टैगोर को जन्म दिया। यहीं से जनगण मन और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत निकले। उन्होंने यह भी कहा कि वे हिंदी, गुजराती, मराठी और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती हैं, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है कि बंगाली भाषा से नफरत की जाए या इसे बोलने से रोका जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 188 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। 2006 में मुंबई के पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों में 11 मिनट के अंतराल पर 7 धमाके हुए। यह धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बे में रखे गए प्रेशर कुकर पंप से कराए गए थे। इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट यानी मकोका की विशेष अदालत ने सितंबर 2015 में 12 लोगों को दोषी करार दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष अदालत ने 5 दोषियों को मृत्युदंड और 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके लगभग 1 दशक बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ओडिशा के अध्यक्ष उदित प्रधान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद NSUI ने उदित प्रधान को निलंबित कर दिया। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की ओर से एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि NSUI इस तरह के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राज ठाकरे के गुजरात प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ठाणे जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का दावा कुछ गुजराती व्यापारियों और गुजराती नेताओं ने किया था। आचार्य अत्रे की किताब पढ़ते हुए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुंबई को महाराष्ट्र को ना दिए जाने का पहला बयान वल्लभ भाई पटेल का ही था। वल्लभ भाई ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम अब तक लौह पुरुष मानते थे। राज ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब भी महाराष्ट्र में कोई आंदोलन हुआ तो मोरारजी देसाई ने महाराष्ट्र में मराठी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये लोग कई सालों से मुंबई पर नजर रखे हुए हैं। इसराइल ने मध्य गजा के देर अल बलहा पर ज़मीनी और हवाई हमला शुरू कर दिया है। इससे पहले इस्राएली सेना ने देर अल बलहा में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था। इस क्षेत्र में दक्षिणी गजा के रफा और खान यूनुस से विस्थापित हजारों लोगों ने शरण ली हुई है। स्थानीय पत्रकारों ने मीडिया को बताया कि इस्राएली टैंक और दूसरे सैन्य वाहन किसुफिम चेक पॉइंट से शहर में घुस आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को आईडीएफ ने देर अल बलहा में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने और अल-मवासी की ओर जाने को कहा था। इसके बाद हजारों लोग रातों रात शहर छोड़कर अल-मवासी के तटीय क्षेत्र की ओर चले गए। स्थानीय लोगों में यह आशंका बढ़ती जा रही है कि इस्राएली सेना की ओर से उनका शहर खाली कराना एक नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।